अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, 6 जजेस के ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सो मोटो लिया जा चुका है और 30 अप्रैल को इस केस की समाअत का आगाज़ हो जाएगा। अब इस खत में जजेस ने अदलिया के कामों में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था और ये राय मांगी गई थी कि जब कोई मुदाखलत करे या उन्हें धमकियाँ दे तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या SOPs होने चाहिए वो वज़ा कर दिए जाएँ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, मगर इस मुदाखलत के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने ये कहा कि मैं जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हूँ इस दौरान मुझे किसी किस्म की मुदाखलत की शिकायत नहीं आई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शिकायत आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, ये मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले की हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या इशारा मिलता है और फिर 6 जजेस के मामले पर क्या कोई डिसाइसिव रूलिंग भी आ सकेगी आने वाले दिनों में, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, क्या कहना चाह रहे थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा? शुक्रिया रामीन। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि उनके पास इस किस्म की कोई शिकायत मौसूल हुई है, ना ही उनके नॉलेज में है, ना ही उन्होंने अपनी टेबल पे देखी है। कहना क्या वो चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस मामले से ज़रा दूर हूँ, मैं इस मामले में नहीं हूँ। पहली बात तो वो ये कहना चाहते हैं। दूसरा, लाइल्मी का इजहार करके ऐसे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि इसका जो भी मंतकी नतीजा निकले, इस सो मोटो का आखिर तक जाए, तो उसमें ये हो कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि मेरे दौर में, यानी जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ, तो इसमें किसी किस्म का मेरे नॉलेज में नहीं है। तीसरी और अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस के नॉलेज में अब तो आ गया ना, अब तो उनको 8 उनके सीनियर जज हजरात जो हैं वो लिख के बता रहे हैं कि भाई मुदाखलत होती है। इसका मतलब ये कि अगर पहले नहीं था या इनके होते हुए नहीं आया या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया है और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके नॉलेज में नहीं है। उनकी बात टेक्निकली करेक्ट है, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन रामीन उसमें देखना यह है कि हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, ये अदालती पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से एक अरसे से इनका ताल्लुक है और बड़े मजे हुए ये जज रहे हैं और इन्होंने मुख्तलिफ जो यानी मुश्किल और आसान जो फैसले हैं वो किए हैं। उनमें फैसलों में हो सकता है कि इनको कोई एक भी फ़ोन ना आया हो। ये भी मुमकिन है कि इनको उन तमाम फैसलों की कार्रवाइयों के दौरान किसी तरफ से भनक भी ना पड़ी हो कि जी ऐसा हो सकता है। अच्छा। तो ये तारीख का एक बहुत अहम वाकया होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके इल्म में ही नहीं है कि मुदाखलत किसी किस्म की हो सकती है। ये तो हो गई बात कि चीफ जस्टिस साहब असल में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। असल चीज ये है जो आपने बताया ना कि 30 अप्रैल को सो मोटो की सेकंड हियरिंग है। अब सवाल यहां ये पैदा होता है, ये कहानी किस रुख जा रही है, ये क्या रहा है। अभी तक जो हुआ है वो क्विकली ये देखते हैं कि 8 जजेस खत लिखते हैं, उसके ऊपर हुकूमत और उसके बाद आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उनमें होता है जी कि ये चिड़ी छिक्का हम खेलते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, बॉल आपकी कोर्ट में है। चिड़ी छिक्के के बाद फैसला होता है कि एक यक रुकनी आपका जो है वो यानी कमीशन बनता है। जस्टिस जिलानी साहब जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं और उसके बाद उनसे कहा जाता है जी कि वो कहते हैं जी मैं इसमें नहीं हूं। उसके बाद पहली हियरिंग होती है और उसमें अतर मिनल्ला साहब हमारे जो यानी जस्टिस हैं वो एक इख्तलाफी नोट बड़ा ये ज़ख़ीम सा वो पेश करते हैं। एक जज साहब जो हैं वो इससे किनारा कशी कर लेते हैं। अब ये जो 30 तारीख को हो रहा है, इसमें क्या होगा और इसके बाद की सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है, इसके बारे में अपना तज्जिया सिर्फ इतना ही बताऊंगा क्योंकि ये मामला है बहुत हसास जी। इसमें बड़ी ठोक बजा के सोच समझ के निहायत एहतियात के साथ बात करनी पड़ती है क्योंकि मामला हसास है। अच्छा, देखिए अंग्रेजी में एक है मुहावरा है कि बिटवीन द डीप सी, वो क्या है ब्लू सी वाला, बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी। राइट। कि एक तरफ डेवल है, दूसरी तरफ डीप ब्लू सी है। ठीक है। इसका कोई भी इसका यानी फर्ज करें कि ये जज हजरात इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जी ये जज हजरात जिन्होंने ये दिया है 8 जजों ने, ये ठीक कह रहे हैं मुदाखलत होती है, फंसेंगे, फिर क्या होगा? ये कहते हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि ये 8 जजेस जो हैं ये गलत कह रहे हैं, फंसेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ
कि इसका कोई भी फैसला अगर हतमी आता है, यानी आइदर दिस वे और दैट वे, तो उसमें अदालती निज़ाम जो है वो क्वेश्चन उस पर आएगा। ये याद रहे कि ये फैसला उन चंद फैसलों में से होगा जिससे कि तारीख मुरतब होती है, जिससे कि एक प्रेसिडेंट सेट होता है, पीएलडी की बात आती है और उसमें फिर कोट किया जाता है बरस हा बरस तक कि ये हुआ था और उसका ये फैसला हुआ था। जुजियात में अगर जाएंगे, इस वक्त की आखिरी यानी एक दो बातें, जुजियात में अगर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चूंकि अपनी नौइयत का एक अनोखा वाकया है, एक अनोखी चीज है, इसके बारे में कोई एसओपीज मौजूद नहीं है कि भाई अगर ये हो तो फिर कैसे इसको साबित करेंगे, मदाखलत साबित होगी तो इस्तगाज़ा क्या क्यों नहीं, कौन होगा, किस तरीके से ये कार्रवाई चलेगी और इसकी सजा क्या होगी, इसको कैसे रोका जाएगा। लिहाजा ये सारे सवालात हमारे सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजेस है, ये जो बेंच बना हुआ है, इनके सामने है। अब देखना सिर्फ ये है कि ये डेवल चुनते हैं कि डीप ब्लू सी चुनते हैं। ठीक है राव खालिद साहब, जैसे कि नजमू साकिब साहब ने कहा कि वो ये स्टेटमेंट देके शायद ये इशारा देना चाह रहे हैं कि वो इस मामले से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस करना चाह रहे होते तो फिर तो सो मोटो ही ना लेते। आपको क्या इंटेंशन नजर आती है काजी फायजीसा की इस स्टेटमेंट के पीछे? देखिए, दो पहलू से मैं इस पे बात करूंगा। वो ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं होता कि रोज कोई बैठा होता है वहां जाके कि ये केस इस तरह कर दें, ये केस इस तरह कर दें, इसको उस तरह कर दें, ऐसी तो बात होती नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी केसेस में इस किस्म की शिकायत आती हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और बाकी बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, इस टाइप के केसेस जितने हैं उसमें इस किस्म की शिकायत आती हैं। जस्टिस क्यूम का जो फ़ोन टैप हुआ था और सारा वो बताया गया था, उनको कहा गया कि सज़ा दें इनको, बीबी को और आसिफ जरदारी को, वो हाई प्रोफाइल केसेस में ये होता है। ठीक है, लेकिन ये हाई कोर्ट के जजेस की जो है शिकायत वो बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं लेकिन हाई कोर्ट में ज़रूर कहा गया। फिर उसके बाद जो है वो जो एक तासुर मिलता है पीटीआई के खिलाफ, जो बल्ले का केस था उसमें तासुर, ये यकीनन प्रेशर नहीं होगा, ना किसी ने कहा होगा इनको, एक तासुर यही इसी किस्म का आया कि शायद वो भी वही कुछ चाहते थे जो पाकिस्तान के हुकूमत और बाकी लोग चाहते थे। इसी तरह वो पीटीआई को एक कॉर्नर करना चाहते थे। तो वो एक कह ले कि एक साख पे एक क्वेश्चन मार्क आया, वुकला ने भी बातें उठाई, ये भी कहते थे कि क्योंकि उनके खिलाफ भी रेफरेंस आया था पीटीआई के दौर में और इस तरह की विक्टिमाइजेशन हुई थी काजी फायजीसा की भी, तो वो भी एक शायद उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमोशन हो उस चीज़ को लेकर। जी बिल्कुल, अच्छा, अब इसी से एक इम्पॉर्टेंट पहलू क्या निकलता है कि क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, सियासी मुखालफिन के केसेस होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में बैठी होती हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं इन सारे प्रोसेस में, वही इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, वो किसके जरिए करती हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये एलिमेंट उसमें ख़त्म नहीं होगा, जो सियासी इंतकाम हम जमातें एक दूसरे से लेती हैं, तो उस वक्त तक ये चीज़ें रुकने की सूरत पैदा नहीं होगी। आप लॉ बना लें, आप जो मर्जी कर लें, जब तक पॉलिटिकल लोग वो केसेस जो बनाते हैं उसका एक सर्टन उसका अंजाम चाहते हैं, सर्टन चाहते हैं। मरियम ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो इमरान खान के साथ होगा तो हम समझे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो वो हो रहा है, इसका मतलब है कि उनकी ख्वाहिश तो बहरहाल मौजूद थी, उन्होंने उस पर जोर लगाया नहीं, लेकिन ख्वाहिश बहरहाल मौजूद थी। ठीक है जी, बिल्कुल, विक्टिम कंडेम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जी वो होना चाहिए, जो हमारे साथ हुआ वो उसके साथ होना चाहिए। तो हाँ, तो वो हाँ जी, तो उनकी ख्वाहिश भी थी। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। इस पर्टिकुलर केस पे अगर हम आए तो प्रपोजल मांगी चीफ जस्टिस साहब ने, 6 वो मीटिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें एक एका नज़र आया हाई कोर्ट में, और उन्होंने बड़ी अच्छी उसमें मेरा डेलिब्रेशन हुई, रिकमेंडेशंस भी देंगे। सबसे अच्छी बात जो वहाँ से सुनने में आई, साकिब बशीर साहब के ज़रिए हमें पता चला कि उन्होंने कहा है कि जी अब वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस होगी। दैट्स द वे टू डील इट। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट से भी आनी है रिकमेंडेशंस इसकी। मेरा ख्याल जब सारी रिकमेंडेशंस आएंगे, जो हियरिंग जो अभी चलना शुरू हो रहा है, ये आप समझते हैं कि ये ऐसी डायरेक्शन में जा पाएगा कि कुछ ना कुछ इसमें से निकल पाए, या फिर ये तरीक़ाकार है ही नहीं इस मामले को हल करने का? जी, आपने मेरी बात उचित ली, मैं एग्जैक्टली उसी तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ आप चाह रही हैं। ठीक, 30 की जो हेयरिंग है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सारी हाई कोर्ट्स की रिकमेंडेशंस आनी है उसके अंदर,
वो डिक्लेयर होती है नहीं होती क्या, और उस दिन ये फैसला होना है कि उन्होंने इसको चलाना किस तरह है। ठीक है, क्या ये फुल कोर्ट के जरिए चलाना है या उन रिकमेंडेशंस की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इंटरनली बैठ के कोई फैसला करना है या कन्वेंशन बुलाना है। तो वो सारी चीजें मिला के, इसलिए 30 की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही सवाल उठाया। ये अब किसी तरफ ये ऊंट किसी करवट बैठेगा जरूर, अच्छा, जैसे भी हो, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक हम अपने वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और वो जाती अना की खातिर दूसरों को सजा देने का जो एक हमारा मिजाज है एज अ सोसाइटी भी है, तो वो भी खत्म होगा तो ये चीज़ें किसी ना किसी जगह पे ये इन्फ्लुएंस करती रहेंगी। लेकिन बात यह है कि साकिब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ सवाल लेके कि बेशक पॉलिटिकल इंटेंशन इस तरह की हो या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरह की हो, मगर एक कोर्ट ऑफ लॉ की तो ये जिम्मेदारी है ना कि वो इन बायसेस को नज़रअंदाज करते हुए अपना रास्ता, कानून का रास्ता बनाए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं एक तो काजी फैज़ ईसा साहब की स्टेटमेंट को, और फिर ये केस आप समझते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है अब आने वाले दिनों में? एक तो मेरा ख्याल है कि आप 30 जनवरी और 31 जनवरी और फिर 3 फरवरी के 3 अगर वो फैसले देखें तो ये 3 वो फैसले हैं जिन पर जो इमरान खान के मुखालिफिन भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुए। मतलब ये तीनों फैसले तो वो जैसे जैसे अदालतों में जा रहे हैं, जैसे जैसे ये वो खुल रहे हैं केस, तो उसमें इतने इतने बड़े एरर्स हैं कि हैरान कुन है। और उससे एक तासुर जो है उस वक्त भी ये आया था, और उसके बाद भी ये मुस्लिम लीग नून तो खास तौर पर राना सनाउल्लाह ने सरेआम कहा, उन्होंने कहा वो तो 3 फैसले दिए और हमदर्दी, उनको 8 फरवरी जो है वो हमदर्दी का वोट पड़ गया। तो वो एक तासुर था कि 8 फरवरी से पहले शायद जो है वो कन्विक्शंस होंगी, तो हो सकता है वो नेगेटिव उनके जाए। तो मतलब इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज किसी सूरत पर नहीं कर सकते। फिर 6 जजेस ने जो खत लिखा था, उस खत में भी जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से भी कुछ इवेंट्स थे उनका उन्होंने जिक्र किया था, हाई कोर्ट का भी जिक्र किया था। और वो इवेंट्स जो हैं वो सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, वो उनकी इस दौर के आगे पीछे कहीं हैं। अब वो जो कह रहे हैं डेफिनेटली उनके पास कोई डायरेक्ट कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई होगी, किसी ने बताया नहीं होगा डायरेक्टली, वो अपने ताई बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, और उनको किसी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई होगी, सामने नहीं आई होगी, तो वो उनका अपना स्टेटमेंट तो डेफिनेटली वो कहेंगे, कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ की जो सिचुएशन है, वो जो जजेस का खत है, उस खत में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जो इंडिकेट करती हैं। फिर 12 फरवरी को आखिरी जो खत था इन जजेस ने 12 फरवरी को लिखा अपने चीफ जस्टिस को, तकरीबन 2 मंथ पहले। तो उस 12 फरवरी के खत में भी काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने बयान की थी। अगर हम बात करें कि अब होने क्या जा रहा है, हाँ। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि 30 अप्रैल को ये लग रहा था, 3 अप्रैल को जब आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई थी, तो उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उनकी जानिब से ये कहा गया था कि शायद आइंदा जो समाअत होगी वो फुल कोर्ट करेगी, मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस करेंगे। ये एक तासुर था। फिर जब 9 अप्रैल को इसका ऑर्डर आया, तो ऑर्डर में भी जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ये लिखा कि जो मुख्तलिफ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आइंदा समाअत पे जो फुल कोर्ट है वो इन सवालात को देखेगी। लेकिन अब जो कल मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 जजेस की कमेटी है, उस कमेटी ने जो है वो 6 मेंबर बेंच ही, मतलब पहले 7 मेंबर बेंच था, तो जस्टिस याया अफरीदी जो है वो रिक्यूज कर चुके हैं, तो अब 6 मेंबर बेंच ही जो है वो इस केस को सुनने जा रहा है। इसमें 2-3 वजूहात जो है वो हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि जो कमेटी है उन्होंने यही डिसाइड किया होगा कि ये 6 जजेस जो है वो ये केस सुने, क्योंकि 184(3) आज खुद नोटिस केस में पहले तो ये होता था कि कोई अपील का राइट नहीं होता था। कोई भी अगर किसी का कोई ग्रीवियंस है और कोई एग्रीव्ड पार्टी है, तो उसके पास कोई फोरम ही नहीं होता था कि 184(3) में। तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद और उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई, उसके बाद कम से कम जो अपील का राइट मिल गया। अब अपील का राइट जो है वो देने के लिए फिर बाकी जजेस जो है वो उनकी मौजूदगी जरूरी है। अगर फुल कोर्ट सुनेगी तो वो हतमी होगा फैसला। अगर 6 जजेस सुनते हैं या 7 जजेस सुनते हैं, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो अपील भी हो सकती है।
इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फुल कोर्ट मीटिंग थी वो बड़ी अहम थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई है, तमाम हाई कोर्ट्स की हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसलिए अहम थी कि यहाँ के जो जजेस हैं इन्होंने ये मामला इनिशिएट किया था और उन्होंने कहा था कि 1 साल से ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो इसमें फिर जो ये बात आई थी कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, जो इदारा जाती जो रिस्पांस है, रद्द अमल है, वो देंगे। उसका मैकेनिज्म उन्होंने कहा है कि हम बना रहे हैं और आइंदा से अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन बनती है तो उस पर बाकायदा कोई सिविल जज हो, सेशन जज, क्योंकि जो इस्लामाबाद की जुडिशरी है वो भी हाई कोर्ट के अंडर है, तो उन्होंने कहा सिविल जज के साथ भी हो, सेशन जज के साथ हो या हाई कोर्ट के जज के साथ हो। हाँ। तो तीनों स्टेप्स पे ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लाया जाएगा और उसके बाद इंटरनली कमेटी देखेगी या फुल कोर्ट देखेगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। ये बड़ा क्लियर जो है मैसेज जो है वो दिया गया है। ये तमाम जजेस पहले गए थे अपने ही चीफ जस्टिस के पास, इस्लामाबाद के ही चीफ जस्टिस के पास गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनवाई हुई नहीं थी, यही बात थी? जी बिल्कुल, उस वक्त तो यही बात थी। और इसमें एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये फुल कोर्ट मीटिंग जो दो दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है और वो एक बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। उसमें जो प्रपोजल तैयार की गई हैं वो सारी मुत्तफिका तौर पर तमाम जजेस ने उस पर कंसेंसस था उनका कि ये प्रपोजल जानी चाहिए। फिर ये था कि हाई कोर्ट को हमने कैसे आगे लेकर चलना है, ऐसे इवेंट्स अगर मुस्तकबिल में होते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त माहौल वहाँ पे था। इस दफ़ा की जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, ये एक राय ये भी है कि यही फुल कोर्ट की मीटिंग अगर गुज़श्ता साल 10 मई 2023 को उस वक्त के जजेस ने जो अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था, उस खत के बाद अगर वो मीटिंग हो जाती तो आज जो है वो ये दिन ना देखना पड़ता, ना चीजें सारी पब्लिक में आती, डिस्कस होती, और जिस तरह का सिचुएशन, जिस तरह का माहौल जो है वो जुडिशरी के हवाले से। ये जो आई है शिकायत, ये तो मेरे जब दौर में आई हैं, अब यहाँ पर आई हैं तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वाकई जिम्मेदारी तो पिछले दौर की भी थी ना, जब ये शिकायतें वाकई उठी थी, उस जमाने की चीफ जस्टिस की भी जिम्मेदारी थी। नहीं, वो तो बड़ा क्लियर है कि 20 मई 2023 को उस वक्त के जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल थे उनके साथ भी मीटिंग हुई थी, इन्हीं जजेस 7 जजेस की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जस्टिस इजाजुल हसन जो जा चुके हैं वो भी मौजूद थे। उनको सारा ये इवेंट्स के हवाले से बताया गया था, लेकिन ये मतलब जरा ये भी बताते हैं कि उन्होंने भी उस पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हौसला दिया, सब्र की तलकीन की, कुछ भी नहीं किया। और वो मई से लेकर सितंबर जो है चीफ जस्टिस रहे। जी बिल्कुल, सितंबर से लेकर जो मई से लेकर सितंबर तक वो चीफ जस्टिस रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरी एक पॉइंट मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा। एक तो 30 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पिटीशन है, एक मियां दाऊद लाहौर से वकील हैं, उनकी पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट बार की है और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की, और इस तरह हामिद खान एतजाज एहसन साहब की पिटीशन है। ये सारी पिटीशन इसी से मुतल्लिका है, ये 30 अप्रैल को सुनी जाएंगी। आखिरी बात यह है कि ये 3 अप्रैल के बाद से लेकर आज तक अगर हम बात करें या 30 अप्रैल से पहले तक बात करें तो 2 जजेस जो है जस्टिस सतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मुहिम जो है वो चली है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार है, उनकी पर्सनल जो फैमिली है उनका डाटा जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो गया है, लीक कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी एक कैंपेन, एक मुहिम जो है वो चली है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा जब 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बैठेगी कि जिस मामले को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है वो मामला दोबारा जो है वो जन्म ले रहे हैं कि एक हाई कोर्ट का जज है, उसका पर्सनल जो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनका सारा डाटा जो है वो लीक हो गया है। कहां से लीक हुआ है, किसकी एक्सेस थी, क्यों लीक किया गया है, ये एक सवाल जो है वो आइंदा 30 अप्रैल को उनके सामने होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक क्लास। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के लिए बैरूनी मुश्किलात तो हैं ही, मगर उनके अंदरूनी मसाइल भी हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर मौजू पर हर रहनुमा का एक डिफरेंट स्टेटमेंट, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाता है और इस हवाले से फिर ये सवालात उठते हैं कि क्या ये रहनुमा मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए ख़ुद से आके इस तरह के डिफरेंट बयानात देते हैं, या फिर जो बानी साहब अडियाला जेल में बैठे हुए हैं वो कुछ ऐसी बातें, कुछ मिक्स्ड मैसेजेस दे देते हैं लोगों को, जो कि फिर बाद में उनकी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अब अगर पब्लिक अकाउंट्स
कमेटी की चेयरमैनशिप के मामले को ले लिया जाए तो उसमें भी मुतज़ाद बयान सामने आते रहे। पहले नाम सामने आता रहा कि जी शेर अफजल मरवत साहब को इसका चेयरमैन बना दिया जाएगा, मगर फिर नाम आ गया सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब का। फिर इस हवाले से भी कंफ्यूज स्टेटमेंट सामने आ दी कि मिलकर बैठना है कि नहीं, मुफाहिमत करनी है कि नहीं, मुज़ाहिमत करनी है कि नहीं। तो इस हवाले से भी हम देखेंगे कि अब चूँकि तहरीक का भी आगाज़ हो चुका है, एक हम देख रहे हैं कि मुज़ाहिमती तहरीक शुरू हो चुकी है, उसमें भी तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब जो KP के वज़ीर आला हैं, उन्होंने ये धमकी दे दी कि जी अगर हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं किया गया तो फिर हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। अब हुकूमत इससे तशवीशनाक बयान दे रही है। तो सवाल यही है कि क्या इस तरह की बयानबाजी PTI के कॉज को हेल्प करेगी या फिर मज़ीद हर्ट करेगी? राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, ये बयानात जिस तरह के सामने आ रहे हैं, इससे PTI को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, वो कहते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बातें हमारी अब हम कहते थे जब 90s में शुरू किया मुस्लिम लीग नून ने अपना ऑफिस बनाया, फैक्स बनी, तो वहाँ पे वो लिखी लिखाई खबरें आती थी, तो वो रिपोर्टर को बड़ी आसानी होगी, उसने अपना नाम ऊपर लिखना और डेस्क पे पकड़ा देनी। सही। तो हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट जर्नलिज्म का आगाज़ हुआ जहाँ से कि हम बयानबाजी में लग गए सारे साफ़ी आहिस्ता आहिस्ता, इसका बयान और उसका बयान उसका। तो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, जो खबर होती है सही, उस पर काम। अब आप देखेंगे 1-2 नाम आपको मिलेंगे जो इस किस्म का काम करते हैं। ज़्यादातर बयानबाजी चल रही होती है कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उन्होंने भांडा फोड़ दिया, उन्होंने तबाही फेर दी। तो इस किस्म के यानी बयानात आप रोज़ पढ़ रहे, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, तो ये इस किस्म की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो बयानबाजी पे आजकल सारा कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया हो, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि खबरों पे तो उस तरह से होता नहीं है। तो ये चल रहा है। लेकिन जहाँ तक हम अगर PTI की हम बात करें बतौर जमात उसकी, तो ये बाकी जमातों में भी प्रॉब्लम है। जो बयानबाजी का है, जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं एक जमात में, वो भी बयान देते रहते हैं। तो किसी ज़माने रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी में बयान दिया करते थे, उनके भी कुछ एक आध और भी एक सेनेटर भी थे, उनका भी हुआ था, उनको भी नोटिस किया था इन्होंने। तो ये मामला पॉलिटिकल पार्टी में चलते रहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली PTI की अगर हम बात करते हैं तो वो उनके पास ऑप्शन क्या है? एक हम अक्सर बात करते हैं, हमने आज भी मेरा ख्याल है हमने जो मौजू चुना वो यही था कि मफाहमत और मज़ामत की बात की है। अब मज़ामत क्या है बुनियादी तौर पे? एहतजाज और मज़ामत में हमें फ़र्क करना चाहिए। मज़ामत ये नहीं है एक बंदा मुझे थप्पड़ मारा है, मैं मुंह पे हाथ रख लूँ और वो कहे ये मज़ामत कर रहा है। तो ये तो पुलिस वालों का काम है, वो इसको मज़ामत समझते हैं कि मैंने थप्पड़ मारा तो उसने हाथ क्यों रखा मुँह के ऊपर। तो ये उस तरह की मज़ामत ये उस तरह से नहीं है। या मरियम नवाज साहबा ने एक वक्त में कहा था कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। वो एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करके उन्होंने कहा था, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में मसला नहीं था। वो कहते थे हमारा तो इमरान खान ने उसके वारसों से जो है या मालिकों से झगड़ा है हमारा, तो वो उस किस्म के होते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात उस तरह से नज़र नहीं आ रही। बयान की बात है, एक इमरान खान साहब ने बयान दिया था, मुझे तो लगता है उन्होंने दिया ही इसलिए था कि ताकि उनके ऐसे बयानों पर पाबंदी लग जाए और उनको बयान ना देना पड़े। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उसी तरह का बयान दे दिया है, तो वो भी मुझे लगता है कि बस शोशा ही छोड़ा उन्होंने। अच्छा। लेकिन इससे मुझे लग रही है कुछ चीज़ें फेवर में जाती नजर आ रही है PTI की। अच्छा। इस किस्म की जो है ना, कोई बयानबंदी करके, वो बयानबंदी हो गई, चलो जज साहब ने कर दिया और पैमरा का भी रोल आ गया बीच में, तो वो खामोश हो जाएंगे, अब उनके बयान नहीं आएंगे, अब PTI के जरिए से आएंगे, बराह रास्त उनके बयान उस तरह से नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा कंडीशनल उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जी अगर ये ना हुआ तो फिर हम इस्लामाबाद के मैंडेट वापस ना मिला और हम इमरान खान को छुड़ा के भी ले जाएंगे और ये हाँ जी ये कर दे। तो वो बड़ा कंडीशनल किस्म का है। इसका मतलब है कि वो उन्होंने शायद कोई टाइम दिया है कि अगले इतने अरसे में अगर ये ना हुआ या इस तरह, वो मेरा ख्याल है उनको कोई आइडिया है कि किस तरह से जाके जो ये होना है। अब मसला ये कि ये PTI की है बका की जंग। अब हम अगर हम इतनी दफ़ा उसका कर चुके हैं, उनके खिलाफ जो ताकत का इस्तेमाल हुआ, मुसल्लह, कानूनी, सियासी, बात ये कि जब इस्लामाबाद की पे चढ़ाई की बात होती है, इस्लामाबाद पे कब्जे की बात होती है, तो फिर वो ऑप्टिक्स भी याद आते हैं, वो मनाजर भी याद आते हैं जब दरख्त जल रहे थे इस्लामाबाद की जो फुटपाथों पे और ग्रीन बेल्ट्स होती हैं उस पर आग लगी हुई थी और वो PTI उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी अपना धरना लेके।
जी ये आखिरी जुमले में मुझे इतराज है, पीटीआई मौजूद नहीं थी वहाँ तक तो पहुंची ही नहीं, वो तो बहुत पीछे से वापस चले गए थे। जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे नहीं पहुंची थी पीटीआई, उनके 2-4 किलोमीटर थे वहाँ पे खवातीन थी बल्कि वो भी, जिनको कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पीछे तो जो दूसरे डिस्पर्सी हो गया था वहां पे। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो वो भी आग लगाई गई थी। आंसू गैस के शैलों के धुएं को कम करने के लिए उनका असर कम हो जाता है, अगर आप कोई चीज जला देना तो उससे कम हो जाता है। तो वो बल्कि पीटीआई वाले तो जैसे हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं जी ये तो हुकूमत ने खुद किया था सारा वो मसला। तो ये इस किस्म का कोई खैर मेरा नहीं ख्याल इसमें हुआ, लेकिन जिन चीजों से वो गुजरे हैं उसमें उनको यकीनन वो तो बेचारे अपनी वो जान बचाने के चक्कर में किसी तरीके से बचा के निकल जाएं। उनके इंतखाबी नताइज थे वो तो तब्दील हो गए, उसमें उनका अलहदा मसला हो गया। वो तो अपनी मकबूलियत, उनकी मकबूलियत के खिलाफ जो मज़ामत हो रही है वो तो उससे लड़ रहे हैं। ठीक है, वो उनके खिलाफ मज़ामत हो रही है, उनकी मकबूलियत के खिलाफ मज़ामत हो रही है, उनके जो वोट बैंक है उसके खिलाफ मज़ामत हो रही है, तो वो तो उससे लड़ रहे हैं। उनका तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल इतना कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इंतहाई कदम मेरा नहीं ख्याल को उठाएंगे। जिस किस्म की सिग्नल्स आ रहे हैं, मसला है कि 9 मई का भी टैग लगा हुआ है ना। दूसरा शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई ऑफर, जी सॉरी क्या कहा मैंने कहा 9 मई का टैग भी है ना उनके साथ, तो इसलिए तो मजीद ध्यान से रहना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। भले पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त हो, भले एस्टेब्लिशमेंट का दुरुस्त हो, भले दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। exactly. जो भी उसमें सूरत हाल है उसको जो जिम्मेदार हैं उसके जो भी हैं, जाने अनजाने में किया है, डेलिबरेटली किया है, उसको प्रूव भी होना चाहिए, सज़ा मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी, कोई उसमें रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। बात है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अगर शुरू हो गया तो फिर तो हम इंडिया से तो फिक्र ही ना करें। बिल्कुल सही बात है, अपने आप को उस तरफ। बिल्कुल ठीक है। नज़्मु साकिब साहब, ये सारे हालात तो वाक़यात, ये सारी लेबलिंग, ये सारे टैग्स पीटीआई के ऊपर 9 मई समेत, इस सूरत हाल में पीटीआई को मुज़ाहिमत सूट करेगी या मुफाहिमत ज़्यादा सूट करेगी? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 9 मई जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, चंद दिनों बाद आ जाएगा 9 और 10 मई। जी जी। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या हम इसकी सालगिरह मनाएंगे या फिर इसकी बरसी मनाई जाएगी? सर बिल्कुल, वो ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा, ये सवाल इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं तो कुछ लोग हो सकता है इसकी सालगिरह भी बनाए ना। अच्छा। देखिए ये यानी समंदर है, एक तरफ ये साहिल है, एक तरफ ये साहिल है। अच्छा। दूसरी बात मेरे जो दिमाग में आई आपकी इन्हीं बातों से, और राव साहब ने बड़ी कमाल की बातें करते हैं हमेशा से। जी जी। देखिए अगर वो कब्जा करना चाहते हैं इस्लामाबाद पे, अगर ये ना हुआ और अगर ऐसा ना हुआ तो कब्जा कर देंगे, तो मेरे दिमाग में जो सवाल आता है वो ये है कि इस्लामाबाद तो ऑलरेडी कुछ लोग कहते हैं कि उस पर कब्जा हुआ हुआ है। जी जी। यानी उस पार्टी का जिस पार्टी के हुकूमत है, तो ये कब्जा करने से पहले, यानी अपना कब्जा करने से पहले ये कब्जा छुड़ाएंगे कि जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उन पे कब्जा करेंगे? ये हुआ दूसरा सवाल। सही है। तीसरी बात जो है ना वो आती है कि इस सारी खखेड़ में मैंडेट चोरी होता है, बल्ला छीन गया जी, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे पास इलेक्शन छीने गए वगैरह वगैरह, और हमारा बानी जो है, हमारा जो लीडर है वो जेल में है, और उस केस पे केस और फटाफट सारी सजाएं वगैरह। एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये हुई कि हमें पता लगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि ये कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं था। तो कम से कम एक चीज़ इसमें पॉजिटिव जो निकली वो ये। एक और चीज जो बड़ी जरूरी है जो इस सारे में समझने की, कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। शेक्सपियर ने कहा था ये दुनिया एक स्टेज है जी, ये दुनिया एक स्टेज है, लोग आते हैं अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं। वो कौन साहब थे वो जिन्होंने के बड़ी मुसीबत डाली हुई थी पीटीआई को, शायद अकबर एस अहमद करके को नाम था उनका, अकबर एस बाबर। वो किधर है आजकल? आपने कुछ दिनों से उनको देखा, उनको सुना, उनका कुछ पता है कि वो कहाँ, वो क्यों नहीं है सामने? बल्ले के निशान के खिलाफ एक मैंडेट था उनके पास, वो उन्होंने पूरा किया। अब ठीक है, नजर नहीं आ रहे वो। जनाब अली दो वजूहात, जी बिल्कुल ठीक, काम पूरा हो नहीं, उनका काम पूरा नहीं हुआ, उनके जिम्मे जो काम लगा हुआ था वो खुदा न खास्ता, वो आप ये तो काम पूरा होने का मतलब ये होता है कि पूरे हो गए ना, फौत हो गए, ऐसी बात नहीं है। उनके जिम्मे जो काम लगा हुआ था वो पूरा हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी,
अच्छा जी, अब वो मैं शेक्सपियर की आपको बात बता रहा था कि ये दुनिया एक स्टेज है और इसमें हम लोग आते हैं, अपना अपना किरदार जो हमें तफवीज किया हुआ होता है उसको अदा करते हैं और चले जाते हैं। जिस तरह एक ज़माने में हमें पता लगता था कि मौलाना ताहिरुल कादरी साहब कहीं से आ गए हैं, वो कुछ देर यहाँ पे यानी तशरीफ फरमा रहे हैं, उनका काम हुआ और वो चले गए। इसी तरह ये जो अकबर नामी साहब हैं ये भी चले गए। इनके जाने की जो दूसरी वजह है वो ये है कि एक काम जो ऑलरेडी हो रहा है पीटीआई के अंदरूनी खलफशार के तौर पे जो सामने आ रहा है, भाई एक तबाही ऑलरेडी हो रही है, उसमें आदमी क्या जाके करेगा, वो तो खुद ब खुद काम हो रहा है। और उसमें ये लगा मुझे कि ये सारी सजाएं, खान का जेल में जाना, पीटीआई का बल्ला छीनना, इलेक्शन में मैंडेट का उनके तई चोरी होना वगैरह, इसके अभी उन्होंने सर मुंडवाया ही था। तो जिस तरह लाहौर में ओले पड़े ना, जी अभी सर मुंडवाया ही था कि ओले पड़ते हैं कि इसमें सरबराह कौन है भाई। पांच तो इन्होंने फोकल पर्सन्स बनाए हैं कि जो जेल में मुलाकात होगी उसका। इससे क्या पता लगता है कि पार्टी मुकम्मल तौर पे शिकस्त और रेख्त का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। और इस वक्त की आखिरी बात, अगर आपने इसको बचाना है खान साहब, तो ये जो बयानात आप देते हैं ना और जो हम तक पहुंचते हैं, इनमें कम से कम कोई रब्त पैदा कीजिए। नंबर एक। नंबर दो कि आपके बारे में सुनने में यह आया कि आप किसी की बात नहीं सुन रहे ना, आप किसी किस्म की नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने को तैयार नहीं हैं। तो अगर तो आपका ये ख्याल है कि एहतजाज करके, मज़ाहमत करके और कोई कंटेनर वगैरह डाल के आपका ये मसला हल हो जाएगा, तो लिख लीजिए इसको, नविश्ता दीवार पढ़ लीजिए। इसका कोई किसी किस्म का चांस नहीं है, ये नामुमकिन बात है। दो चीजों में से एक चीज होगी तो ये आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या आपकी सियासी बेयकीनी जो है वो आगे की तरफ यानी अच्छी तरफ जाएगी। पहली बात, खान साहब तैयार हो जाते हैं बात करने के लिए और उन सब्सटेंटिव पॉइंट्स पे जिन पे के हुकूमत भी राजी हो। नंबर दो कि ये हुकूमत जो इस वक्त आई है, जिस पे कब्जा करने आ रहे हैं गंडापुर साहब, ये हुकूमत जो आई है ये अच्छी तरह से महदूद अरसे में परफॉर्म नहीं करती, तो मजबूरन जेल का दरवाजा तो नहीं, शायद खिड़की खोलनी पड़ेगी खान से बात करने के लिए। बड़ी अहम बात आपने कर दी। साकिब, ये बताएं कि ये क्या कंफ्यूजन्स हैं, स्पेशली अगर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से बात की जाए, क्या डिसाइड किया अब इन लोगों ने? अभी तक तो नया नाम जो है वो सामने नहीं आया। अच्छा, शेर अफजल मरवत पुराने नामों में से कोई एक नाम पे अभी तक कंफर्मेशन आई थी? नहीं, शेर अफजल मरवत जो है वो उनका नाम फाइनल था। फिर हामिद खान, फिर जो है वो हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, उनके नाम पे भी बात आई थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यहाँ ये बाहर बैठ के जितनी बड़ी लॉबिंग करें, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, इंटरनल जो पार्टी उमूर में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जो भी महाज बनाए, एक सिंगल लाइन जब अडियाला जेल में बैठी जो क़यादत है उन्होंने बोलनी है कि फ़लाँ को बनाना है तो फ़लाँ को ही बनाना है। ये हमने देखा है कि वज़ीर आला केपी हो, उसके बाद उनकी कैबिनेट हो, उसके बाद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में कौन होगा, सेनेट में कौन होगा, पार्लिमानी लीडर कौन होगा, फिर PAC में होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हतमी डिसीजन वहीं से होना है। बल्कि इवन मतलब बहुत ही अनहोनी हुई, उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि शेर अफजल मरवत जो है वो कल जब मिल के निकले अडियाला जेल से तो उन्होंने कहा जी वो खान साहब ने मेरी बहुत सरजनिश की है, वो सऊदी अरब के बयान पे बहुत सरजनिश हुई है मेरी, तो वो भी के सरजनिश को भी वो बयान करते हैं कि ये बाकायदा हमारी सरजनिश हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो वहीं पे डिसाइड होनी है, वहीं से होती हैं। अभी 2 रोज़ पहले जो है वो अली अमीन गंडापुर, वहाँ उनके कुछ इशूज़ चल रहे थे, जो उनकी कैबिनेट है KPK की, तो उसके हवाले से काफ़ी जो उन पर क्रिटिसिज्म आ रहा था कुछ मामलात में, तो वो फिर मिले हैं। फिर ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि आप जो है वो इसमें तरमीम कर सकते, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐड या ड्रॉप कर सकते हैं जो आपने आपकी जो सूबाई जो कैबिनेट है। तो खास तौर पर एक चीज मैं और बयान करूंगा यहाँ पे कि PTI जो है वो हमेशा से सोशल मीडिया का सहारा लेती रही है इक्तदार में आने के लिए। बल्कि 8 फरवरी इलेक्शन हो, 8 फरवरी इलेक्शन से पहले हो, उनकी जितनी भी तदबीरें थी वो सारी सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन अब जो है वो KP हुकूमत जो है उसी सोशल
सोशल मीडिया का सामना है, वो एक स्टेप लेते हैं, कोई गाड़ी की समरी मूव होती है, कोई भी काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया पे वीडियो आती है, किसी का कोई कंडक्ट है, कोई ट्वीट पे जवाब देता है, किसी जर्नलिस्ट को कोई कहता है, तो फौरी तौर पर उसका जो है वो मुहासबा करते हैं वही लोग, सोशल मीडिया वाले जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं इख्तिदार में आने के लिए, सारी चीजें जो है चलती नहीं। तो अब जिस सोशल मीडिया को पीटीआई ने दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसकी जो तनकीद है उसको खुद भी सामना है केपी गवर्नमेंट को इस वक्त जो है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मफाहमत और मज़ामत वाली बात है, जी जी। ये पाकिस्तान की सोसाइटी में मेरे नज़दीक ये एक फार्मूला है कि आप मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत होगी, तो इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि पाकिस्तान की अभी जो करंट सिचुएशन है, इक्तसादी जो हालात हैं, वो इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि पाकिस्तान के हालात में ठहराव आए, सियासी तौर पर ठहराव आए। उस सियासी ठहराव के लिए जरूरी है कि पीटीआई को ऑन बोर्ड कहीं ना कहीं किया जाए। तो आप आरिफ हबीब साहब जो वहां बात हुई कराची में, जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हुए थे, तो वहां जब वो मिले हैं सनतकार, तो उन्होंने उनको ये भी मशवरा दिया है कि आप अडयाला जेल के जो बासी हैं उनसे भी बात करें। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने पार्लियामेंट वहां पे सेनेट में ये बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर जो खान साहब हैं वो मौलाना के साथ बैठ सकते हैं, वो अचकजई साहब के साथ बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि जब वो मज़ाहमत बढ़ रही है, डेफिनेटली उनका एहतजाज, आज भी एहतजाज था, वो कर रहे हैं और उनकी कोशिश वही है। जो शिबली फराज हैं उन्होंने भी बात की, बड़ी डिटेल उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने एक गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू का जो मरकज था वो यही था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब गिव एंड टेक, तो वो फिर वही कहते हैं ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, कुछ ना कुछ तो हमें आपको देना ही पड़ेगा। फिर एक हाँ, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अडयाला जेल में बैठी क़यादत है वो तो डेफिनेटली उन्हीं से बात करने के लिए तैयार हैं, वो तो सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनके तो बयानी को जिनको कहा जाता है चोर डाकुओं के साथ तैयार नहीं है, उनके जो चोर, लेकिन जो बाहर उनकी बाहर की आदत है वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार है। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है कि जो पार्लियामेंट में या सेनेट में जो प्रेजेंस है उसको पीटीआई एक तो इस्तेमाल कर रही है, और अब जो कायमा कमेटीज हैं उनमें भी जाना है। आखिरी बात मैं सिर्फ कर दूं, फवाद चौधरी जो है वो बड़े एक्टिव थे पीटीआई में, वो एक ट्वीट के जरिए अलग हुए थे, उसके बाद 5-6 माह गुजार के अभी हाल ही में वो बाहर आए हैं। इससे पहले अब जो है वो जब से वो बाहर आए हैं उनका ट्विटर एक्टिव है, पीटीआई के जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये खबरें भी आ रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद वो जो इमरान खान है उनसे जो मुलाकात करेंगे। उनके अलावा भी और भी बड़े नामों की लिस्ट आई है जो छोड़ गए थे पीटीआई, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। और ये भी हमने सुना, ये भी खबर आई कि पीटीआई ये कह रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि आपने क्यों छोड़ी थी पीटीआई, और फिर हम शायद वापस आने दें आपको। ये खबर ठीक है, यही बताया उनकी तरफ से? नहीं, अभी तक ये बात यहां तक तो ठीक है। बहुत एक लंबी लिस्ट है जो वापस आना चाह रहे हैं लोग, जो कहते हैं कि हमें भी अजीतों का सामना रहा, हम भी जेलों में रहे। जिस तरह ये फवाद चौधरी हैं, इनके हवाले से खुद जो बानी पीटीआई हैं वो कह चुके हैं पिछले अरसे में कि इन्होंने भी, इनको मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई, वो नहीं बने, 6 माह उन्होंने जेल जो है वो काटी है। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी जो आपने बात की, ऐसी अभी कोई शर्त नहीं आई पीटीआई की जानिब से कि किस शर्त पे हम वापस लेंगे। ये अभी मतलब तय होना है मैकेनिज्म कि क्या होगा, लेकिन मोस्टली लोग वापस जो है वो आना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें हमें धूप छाँव नज़र आती है। कभी दोस्ताना बातें होती हैं तो कभी अचानक अमेरिका आंखें भी दिखा देता है। ईरान के सदर के दौरा पाकिस्तान से पहले भी अमेरिका ने हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर कुछ सैंक्शंस लगाकर सिग्नलिंग की थी। अब ये जब दौरा ख़त्म हुआ है तो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एक चार्जशीट बना दी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या ये सिग्नलिंग ईरान के साथ बढ़ते ताल्लुकात के तनाजुर में है या फिर मामला कुछ और है? इसी पर बात कर लेते हैं। नजमुल साकिब साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो आपने बात की है ना धूप छाँव की, जी, ये असल में वतीरा रहा है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का शुरू से ही। उसमें हमेशा की तरह अमेरिका कहता कुछ है
और अमली तौर पे हमारे सामने कुछ और आता है। उसकी 4 मिसालें मैं फौरी तौर पे आपको दे दूंगा, सिचुएशन समझ आ जाएगी जी। उधर से खबर आई कि पाकिस्तान एक मेजर नॉन नेटो एलाय है, यानी कि हमारा साथी है। फिर खबर आई जी कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा चाहे आखिरी वक्त तक। तीसरा आया जी कि अमेरिका पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में साथ देगा। चौथा आया जी कि अभी और ये बयान जो है ये कल का है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म की अंडर करंट्स नहीं है। ये 4 बयान। दूसरी तरफ देखिए हो क्या रहा है, ये पिछले हफ्ते की देख लीजिए। हमारा लॉन्ग रेंज जो यानी मिसाइल प्रोग्राम है उस पर सैंक्शन लग गई जी। हमें एक दफा फिर से बताया गया कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो आप इसको उसकी तरफ देखें भी ना, सोचें भी ना। तीसरा हमें ये पता लगा जी कि पाकिस्तान को वो जो जंग से मुतासरा 6 ममालिक हैं जिसमें इराक है, यमन है, सीरिया है, उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी आपने शामिल कर ली। फिर हमें पता लगा जी कि IMF की जो टॉक्स हो रही हैं उसको अप्रैल के एंड पे खत्म करने की बजाय आप मई में ले गए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती। एक रिपोर्ट कल भी बाय द वे आई है जिसमें यह है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है इंसानी हुकूक के बारे में वो इंतहाई दिगरगू है। जी जी। भारत अब से भी क्या आप ये रहे हैं कि ये करेंगे, कर आप ये रहे हैं, आप देखें ना। अब ये है कि ये धूप छांव जो है ये शुरू से आ रहा है क्या है ये कि शुरू से लेके अब तक सिर्फ थोड़ा सा पीरियड आप छोड़ दीजिए अयूब खान वाला जी जी। और थोड़ा सा पीरियड छोड़ दीजिए ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाला, तो आपको जो ट्रेंड नजर आएगा वो ये आएगा कि ये जो अमेरिका की पॉलिसी है पाकिस्तान के जिमन में वो कैरेट एंड स्टिक की है। इस वक्त की आखिरी बात करने से पहले बताऊंगा कि इस वक्त अमेरिका के हाथ में स्टिक क्यों है जी। देखिए ये सिलसिला शुरू होता है एब्सोल्युटली नॉट से। आप उसके बाद मॉस्को में उस दिन जाते हैं जिस दिन के यूक्रेन में आपने यानी रूस ने जाना होता है। आप चाइना में उनके जो विंटर ओलंपिक्स हैं उसको जाके करते हैं और वहां पे चीफ गेस्ट बनते हैं। फिर सदर जो बाइडेन आपको एक दावत देते हैं कॉन्फ्रेंस की, आप कहते हैं जी हम नहीं आते, हम कोई गुलाम हैं। अच्छा, इधर से बात शुरू होती है, आती है यहां तक उसमें फिर साइफर आ जाता है, फिर रजीम चेंज आ जाता है, फिर आप कहते हैं जी कि आपने हमारी रजीम चेंज कराई है, फिर माफिया तलाफियां भी मांगते हैं। ये सिलसिला चल रहा है अभी तक। और ये एक बात यहां पे करना बड़ा जरूरी है, लोग आमतौर पे ये समझेंगे कि जी इमरान खान ने ये किया था, इसमें इस हुकूमत का क्या। जब दुनिया में किसी को देखा जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, डेजिग्नेट उसको उसकी डेजिग्नेशन देखी जाती है, नाम नहीं देखा जाता, और उसमें मुल्क का नाम आता है। जब आप वहां मॉस्को में मौजूद थे तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मौजूद था। जी जी, टाइमिंग बड़ी खराब, यानी ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए इस वक्त वो स्टिक है और इस स्टिक का भुगतान जो आप दे रहे हैं ये कुछ देर तक तो चलेगा। ठीक है। राव खालिद साहब, एक टाइमिंग रशिया विजिट की थी, एक टाइमिंग इस वक्त ईरान के जो सदर पाकिस्तान का दौरा करके गए वो टाइमिंग है। तो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और अमेरिका की प्यार भरी थपकी, आप समझते हैं दोनों चीजें साथ चल सकती हैं? बहुत मुश्किल है, ये मुनाफिकत वाली बात पे मैं टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रा वो बयान कर दूँ जो फरमाया था उन्होंने, डोनाल्ड लू साहब ने, जो साइफर आया था उसमें एक जुमला जो है ना वो मुँह अगर कोट मिल जाए वो मैं आपको बता दूँ। उन्होंने उसमें कहा था कि अगर आप ये कर लेंगे रजीम चेंज तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ उसके बाद से भी हमें शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा कि हमें नाक रगड़ना पड़ा IMF का लेने के लिए सारा। ये सारे ड्रामे हैं। बात वही है कि उसका इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट होगा तो वो फिर आपको फ्रंट लाइन स्टेट भी कहेगा, वो आपको नॉन नेटो अलाई भी बनाएगा, आपके वारी और कुर्बान भी जाएगा, पैसे भी देगा, सब कुछ करेगा। जब उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। अब उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है सिवाय इसके कि वो हमारे पे पाबंदियां लगाए, हमें रोके, ये नहीं करना वो नहीं करना। भाई किस लिए तुम हमें कह रहे हो? आप बाकी किसको रोका है आपने? मैं आप ईरान के साथ यूरोप के क्या मरासिम नहीं है क्या वो उसके साथ काम नहीं कर रहे? ईरान और सऊदी अरब जो एक रवायती लड़ाई थी बहुत पुरानी रियाद और तेहरान की, वो ख़त्म हो गई। उनके आपस में मामला बड़े बेहतर हो गए, मामला ठीक चलने शुरू हो गए। सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का बस नहीं चलता, उसको नहीं रोक सकता, वो नहीं रोकता। भारत के साथ उसके बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप अमेरिका के इस वक्त।
भारत और ईरान के ताल्लुकात आइडियल हैं, हमेशा से रहे और अभी तो बहुत ज़्यादा है उनके। यहाँ तक कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो सेंसिटिव है, जिसको सबसे ज़्यादा यूएस कहता है कि बहुत सेंसिटिव है और हम नहीं करने देंगे, इसको पीसफुल रखेंगे, उसमें इंडियन साइंसदानों ने भरपूर किरदार अदा किया उस सारे प्रोग्राम में। तो हमें क्या मसला है? बुनियादी मसला ये है कि हमारी बुजदली और अशराफिया के इंटरेस्ट जो है ना वो आड़े आते हैं। ठीक है। हम अगर गैस पाइपलाइन पिलाना चाहे, क्या करेगा अमेरिका? बम मारेगा इधर आके, क्या करेगा? क्या पहले हम कौन सा पे बड़े मौजे कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े रेल पे है, यहाँ दौलत की। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। साकिब, शॉर्टली बता दीजिए, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है अमेरिका, और दूसरी तरफ इजराइल जेनोसाइड कमिट कर चुका है और अमेरिका उसे असलहा सप्लाई कर रहा है। जी बिल्कुल, ये इल्ज़ाम तो लगा रहा है। हमें जो है वो कंपेयर किया गया है भारत के साथ, और इंटरनली जो कुछ हुआ उन्होंने कहा कि एक साल में जो है वो इंसानी हकूक़ की इस लेवल की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, अगरचे पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है। दूसरी तरफ अगर वो गज़ा की जिस तरह सूरत हाल आपने बताई, लेकिन मैं पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाज़ुर में एक बात ज़रूर करूँगा। मार्च 2022 को जिस वक्त जो डोनाल्ड लू मिले थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने यहाँ अमरीकी जो एम्बेसडर को बुला के डिमार्च क्यों किया था, वाशिंगटन में क्यों किया गया था, फौरी क्यों किया गया था? जी। और उसके बाद जो है वो एक तरफ का नैरेटिव था कि उन्होंने मुदाखलत की, और दूसरी तरफ का नैरेटिव आज तक यही है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन डिमार्च क्यों किया गया था उस मुलाकात की वजह से? इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही है कि कोई ऐसी लैंग्वेज थी जो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ थी, बेशक उसमें कोई उस वक्त की हुकूमत को हटाने वाला मामला ना हो। तो इसका मतलब यह है कि जो अमेरिकी हैं उनकी उनका माइंडसेट है वो उसी को लेकर, अपनी पॉलिसी को लेकर ही आगे चल रहे हैं। वो आपको कहीं पे भी नजर आए, कभी IMF के, कभी जो है वो उन्होंने पाबंदियां लगाई मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो कंपनीज थी, या अभी जो इंसानी हुकूक की रिपोर्ट आई है, खुद उनका किरदार देखें तो ये एक मुनाफकत का जो है उनसर नजर आता है। लेकिन हमें भी कम से कम जो है वो अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। ठीक है, नजमुल साकिब साहब, क्या सवालात लेके आए आज फिर नाजरीन के लिए? देखिए रामीन, वफाकी पेंशन बजट जो है वो 800 अरब रुपए है, और कल हमें पता लगा एक इश्तिहार के ज़रिए कि सिगरेट टैक्स चोरी का सालाना खसारा 300 अरब रुपए है। जी, ज़रूरी सवाल ये है कि आपने टीवी चैनल्स पर सिगरेट के इश्तिहारात तो बंद कर दिए, कि 300 अरब टैक्स चोरी क्यों ना पकड़ी जा सकी? हाँ ठीक है, बड़ा अहम सवाल है। अब आते हैं आज के गैर ज़रूरी सवाल की तरफ। गैर ज़रूरी सवाल, वज़ीर इत्तलात ने फरमाया है कि मुल्क में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया की हिमायत करते हैं। हिमायत करते हैं सिर्फ, यानी सिर्फ हिमायत करते हैं, यानी हिमायत करने का मतलब क्या है? गैर ज़रूरी सवाल ये है कि मीडिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अमली इक़दामात कब से शुरू कर रही है? बिल्कुल ठीक है, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं नाज़रीन। फिर दीजिए, काम दीजिए, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।